हाँ, अभी हम लोगों ने गए हैं तो कई महिलाएं भी ऐसी हैं जो काफ़ी मोदी जी को महिला बैंड वोट बैंक माना जाता है, तो महिलाओं में चर्चा है। लेकिन जो आप कह रहे हैं चुनाव के पहले वो रेवड़ी दे कर रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं लाए? चुनाव से पहले आप भी तो 300-400 रुपये सिलेंडर सस्ता कर रहे हैं, उसके पहले क्यों नहीं किए? अब जिस प्रकार का वातावरण बना है, मोदी जी ने विभिन्न अपने कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनको लाभ दिया है। उनको लगा है कि इसका आज जैसे कुछ महंगाई बढ़ी है तो उसमें किस मद से, किस श्रेणी में, किसके माध्यम से हम क्या लाभ दे सकते हैं, तो उन्होंने इस पे सर यही बात है कि चुनाव में ठीक ठीक ये भी नहीं बट कर रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी वोट के लिए सिलेंडर सस्ता की है। आगे बात करते हैं जो मेन मुद्दा अभी चर्चा के विषय बना है, और काफ़ी लोग यही कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वहाँ लिस्ट जारी बीजेपी कर चुकी है, लेकिन राजस्थान में अभी तक क्यों जारी नहीं की? क्या यहाँ पे कोई पेंच फंस रहा है? इसको लेकर के सर अभी तक चुनाव करीब आ गया है और मुझे लगता है कि 2-3 दिनों में चुनाव जो आयोग है डेट भी घोषित करने वाला है, लेकिन अभी तक बीजेपी ने लिस्ट क्यों नहीं जारी किया? खासकर दिल्ली में कई बैठक हो चुकी हैं। कल आपके जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, वो भी राजस्थान आए थे। इसके पहले भी अमित शाह, जेपी नड्डा जी ने आकर के रात में 1.5 रात तक बैठक की थी, खासकर वसुंधरा जी के साथ बाद में बैठक की थी। लेकिन अभी तक लिस्ट में कहाँ पेच फंसी है जो एक भी विधानसभा सीट का आपने लिस्ट नहीं जारी किया? देखिए साहब, ये हमारे पास दायित्व है जिले का, और जिले का ऐसा संगठन प्रभारी का दायित्व है। ये अधिकृत रूप से प्रदेश वाले ही बताएंगे कि क्या देरी क्यों हुई। उनके जो समझ में आ रहा है किस प्रकार का प्रदेश का वातावरण है, उसके अनुसार वो अपने अधिकृत ये जवाब प्रदेश ही दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते। अभी तक साफ तौर पे यह इनके पास भी खबर नहीं, हालांकि ये जिला देखते हैं पूरा उदयपुर ग्रामीण, उदयपुर शहर, लेकिन लिस्ट को लेकर के क्यों देरी हो रही है अभी तक ये नहीं है। लेकिन लगातार बड़े नेताओं का, केंद्र के नेताओं का दौरा भी जारी है। ये एक चीज़ सर हम आपसे और पूछना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में जिस तरह से आपकी जो केंद्रीय शक्ति कह सकते हैं, उन्होंने मौजूदा मंत्रियों को टिकट दिया है, जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उसके बाद से सांसद को भी टिकट दे दिया है विधायक का चुनाव लड़ने के लिए। तो क्या उससे यह देखने को मिल रहा है कि उम्मीद की जा रही है राजस्थान में भी क्या एमपी वाला फार्मूला अपनाया जाएगा? हर प्रदेश की अलग अलग स्थिति है, और यदि हमारे केंद्रीय नेतृत्व में इस प्रकार का कोई निर्णय किया है तो बहुत सोच समझकर भारतीय जनता पार्टी विभिन्न प्रदेशों में किस प्रकार के सत्तारूढ़ हो और उसके लिए प्रभावी रूप से जनता को साथ में लेकर जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति को हम चुने। तो उन्होंने उस क्षेत्र विशेष में किन किन लोगों का लाभ, अब चाहे सांसद हो चाहे अन्य प्रभावी व्यक्ति हो, उनके लिए उनका चयन किया है, तो इसमें कोई गलत काम नहीं है। लेकिन सर सवाल तो उठते हैं कि जो आपके मौजूदा कार्यकर्ता हैं, जो बूथ लेवल तक कार्य करते हैं, और केंद्र का मंत्री आकर के उनका टिकट खा जाए, तो उस कार्यकर्ता के मन में थोड़ा खटास तो जरूर होगा। ये आप भी अनुभूति करते हैं, क्योंकि आप एक जिला देखते हैं और एक गांव देखते हैं, तो इनकी भी इच्छा होती है कि एक पोस्ट तक ये भी जाएं जो दिन रात बूथ बूथ पर जाकर मेहनत करते हैं, लेकिन बीच में कोई केंद्र से टपक पड़े तो मन में थोड़ा खटास तो जरूर आएगा। ये आपसे बेहतर ऊपर का नहीं समझ सकता, क्योंकि आप नीचे से जुड़े हुए हैं, उस बूथ बूथ जा करके आप भी संपर्क साधते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर बेस वाला जो कार्यकर्ता है, वह कभी इतना महत्वाकांक्षा नहीं कि मुझे यह पद मिल जाए। वो केवल ये इस बात की चिंता करता है कि मुझे जो दायित्व मिला है मैं उसका ठीक से निर्वहन किस प्रकार कर सकूं। और मेरा मानना है कि बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को भी, ऐसे जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं जिनका प्रभाव है, जो पार्टी के लिए समर्पित होकर काम कर रहे हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं को भी यदि किसी कारण अगर वो वंचित रह जाते हैं इस रेस में, तो प्रदेश के अंदर कई इस प्रकार के जो पद होते हैं उनसे भी उनको नवाजा जा सकता है। इसलिए कि कोई भी व्यक्ति निराश होकर भारतीय जनता पार्टी से रूट कर काम नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर कार्यकर्ता जब टिकट किसी को तय हो जाता है तो उसके साथ तन मन धन से लगकर उसको विजय बनाने में अपना योगदान प्रदान करते हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जो चर्चा का विषय बने हुए, खासकर महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे सीधे गरीबों से जुड़ा हुआ है, और जिस तरह से कई ऐसे सामान महंगे हुए हैं उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि ये बीजेपी का संगठन है और केंद्र में बीजेपी है, और उम्मीद एक कर रहे हैं कि वापस इन्हीं की सरकार आएगी
तो जो महंगाई सर बढ़ी है राज्य में क्या केंद्र में, फिलहाल गैस अभी आप थोड़ा कम करते रहे हैं, लेकिन और जो चीज़ें हैं, दाल महंगी हो रही हैं, अभी कुछ दिन पहले टमाटर का हल्ला होता, फिलहाल वो सस्ता हो गया है। लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, खासकर बेरोजगारी काफ़ी बढ़ रही है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सरकारी नौकरी बहुत कम हो गया है। इस पर क्या कहते हैं? खासकर छात्राओं को जो उम्मीद थी उस तरह से वैकेंसी नहीं आ रही है, तो क्या आप अपनी सरकार लाने का दावा कर रहे हैं, तो क्या सरकारी नौकरी के जो रिक्त पद हैं उसे भरने की कोशिश करेंगे? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था और कांग्रेस सरकार के आने का भी बेरोजगारी भत्ता 3500 रुपये देना वो ही बहुत बड़ा मुद्दा था, जिस मुद्दे के ऊपर वो सरकारी, मैं तो ऐसा कह सकता हूँ। और रही बात बेरोजगारी की, हाँ आपने सही कहा, सरकारी नौकरी हर व्यक्ति को नहीं मिल सकती है, पर केंद्र में जो आज आप एनालिसिस करेंगे, केंद्र के अंदर जो भी केंद्रीय नौकरियाँ निकली तो उनमें उनके सिलेक्शन भी हुए, पूरा प्रोसेस पूरा हुआ और उसमें लोग लगे। पर राजस्थान की बात करें तो 13 पेपर लीक हो जाते हैं इन नौकरियों के लिए जो पेपर होते हैं, और 13 बार वो पेपर लीक हो गए। पर लीक मुद्दा बहुत बड़ा है जो अभी चर्चा का विषय बना था। इसके बाद उन्होंने कानून बनाने की बात कही थी, लेकिन क्या वो कानून काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कि चुनाव करीब आ गया तो क्या कर, साल लगभग सरकार तो कंप्लीट हो गई है। अब इनको ये नहीं पता कि आज आपको वो ये कि बिल्ली के हाथ दूध की रखवाली दे दी। आज बजट है, उस बजट को किस तरीके से खर्च किया जाता है, रेवड़ियाँ बांटने में आप खर्च कर सकते हैं, पर आपको पता है कि वह नौकरी वाला मामला है। यहाँ के मंत्री तक वहाँ पे इन पेपर लीक के मामलों में लिप्त हैं, और जिन लोगों को आपने वादे किए कि हम इतने हज़ार या लाखों लोगों को इतनी नौकरियाँ देंगे, आप उठा के देखो पुराना इनका पूरा करोड़ों रुपए बरामद हुआ था सीएम के ऑफिस के पास, ये भी जिक्र हुआ। बिल्कुल, ये भी जिक्र हुआ है। और रही बात आप कंपैरिजन करें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, तो भारतीय जनता पार्टी में तो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों लोगों को उन्होंने, आज आप सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, पर उसको आज अगर सिखा देंगे कुछ काम, एक बार रेवड़ी बांटेंगे, एक बार वो उसका काम चला लेगा, एक बार भोजन कर लेगा, पर उसको आज करोड़ों की संख्या में, मेरे को लगता है शायद 10-12 करोड़ लोगों को नई स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देने का काम मोदी जी की केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया के रूप में, या इसमें कई सारी योजनाएं जो चलाई थी उस योजनाओं के माध्यम से किया है। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडाइज्ड लोन कई सारे लोगों को, आप मुद्रा बैंक में ले लो, मुद्रा के अंदर लगभग 50% महिलाओं को भी लोन मिले, SC/ST वालों को लोन मिले, और वो लोन भी करोड़ों की संख्या में। कांग्रेस की सरकार में पहले योजनाएं निकलती थी कि हमको इतने लाख लोगों को इस योजना का लाभ देना है, और केंद्र में ये योजना में कि एक भी व्यक्ति उस काम से वंचित ना रह जाए, तो लोन भी मिले करोड़ों की संख्या में। आपने बीच में जिक्र भी किया था कि अब 300 रुपये की सब्सिडी दी है, अब 300 रुपये की सब्सिडी नहीं दी है। जिस दिन केंद्र में मोदी जी की सरकार आई, तब उन्होंने उज्ज्वला की घोषणा की थी। सर उज्ज्वला की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन सिलेंडर जो पहले 2014 से पहले 400-450 में सिलेंडर मिल रहे थे, वो तो 1150 में मिलने लगे हैं। जब जरूरत पड़ी तो मुफ्त सिलेंडर देने का काम भी केंद्र ने किया था, और आज भी जब जरूरत लगी तो कल ही क्या ये बीच में महंगाई नहीं बढ़ी थी? बीच में बढ़ी, तो जब जरूरत पड़ी तब देने का काम। चुनाव करीब आ गया तो जरूरत पड़ी? नहीं, चुनाव का नहीं, ये पहले भी मुफ्त सिलेंडर दिए, उस समय चुनाव नहीं थे। और अगर आप एक महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई का सबसे बड़ा कारण होता है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अभी मैं हाल ही की बात बताऊँ, मैं अभी 2-4 दिन पहले दिल्ली हरियाणा कहीं गया था। जैसे ही मैं हरियाणा बॉर्डर पर पहुंचा, वहाँ पे पेट्रोल या डीजल का जो भाव था, आज यहाँ पेट्रोल डीजल का भाव भी 90 से ऊपर है, 95 ऐसा समथिंग है। मैं इसी पे आगे जिक्र करने वाला था। 110 रुपये यहाँ पर राजस्थान में है। और जैसे मैंने बॉर्डर क्रॉस किया, हरियाणा पहुँचा, और वहाँ पे 15-15, 20-20 रुपये का फर्क था। आज क्या यहाँ से महंगाई नहीं? यहाँ पे यूँ आप चाहते हैं इस महंगा को काबू करने का एक बड़ा कारण तो पेट्रोल डीजल हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा तो आपकी महंगाई कम होगी। तो उसमें इन लोगों ने कभी दिमाग लगाया कि हमारा जो हिस्सा शेयर बन रहा है, हम उस शेयर को कम करके आम आदमी को भी लाभ मिलेगा, महंगाई भी कम होगी। इस इन लोगों ने नहीं सोचा, और क्षणिक लास्ट में 6 महीने बचे और आप रेवड़िया बांटना चालू कर दो, तो लोग अब समझ चुके हैं। आपके जो वीडियोज़ आते हैं, ग्रामीणों के वीडियो आते हैं, आप समझ चुके हैं कि वो किस समय पे क्या स्थायी लाभ उन्होंने कोई नहीं दिया है। गलत वादे किए, बेरोजगार को नौकरियां नहीं दे पाए, आप किसानों को आप ऋण माफ़ कर नहीं पाए, महिला सुरक्षा की आपने बात की, महिला सुरक्षा में भी आप बिल्कुल फेलियर साबित हुए। और आपने भी देखा था कोविड के समय में भी जब जनसेवा में भारतीय जनता पार्टी पूरी लगी हुई थी, ये एंड के एंड प्रकायन 5 स्टार होटलों में जाकर 2-2, 3-3 महीने की इन लोगों ने बाड़ाबंदी की थी कि कैसे हमारी सरकार बचे। लेकिन अब गहलोत और पायलट दीजिए दोनों साथ तो आ गए हैं, कांग्रेस ने दोनों को एक तो कर दिया। 2
नहीं, एक किसने देखा एक हुए या नहीं हुए? ये तो सीएम की जब उनकी लड़ाई, वो तो पिछली बार भी पायलट जी भी अब खुल करके वोट मांगते नजर आ रहे हैं सीएम बार के। भी एक थे, पिछली बार भी एक थे, और जैसे ही सीएम बनने की बात हुई आई, वहां से उनकी लड़ाई। यानी आप कह रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद कुछ भी हो सकता है। हाँ, पहले तो चाहे जो कह दें कि आपको ये करेंगे, मतलब इनकी कथनी करनी में फर्क है। ले देखें, भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी में फर्क है। आप पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, वाकई देश के 28 राज्य में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल अगर कहीं बिकता है तो वो राजस्थान है। लेकिन बीजेपी वापस सत्ता में आने की बात कर रही है, तो हम बीजेपी से पूछते हैं कि अगर राजस्थान में वापस से सत्ता में आती है तो क्या पेट्रोल को जीएसटी में लाने की बात करेगी? अगर जीएसटी में पेट्रोल डीजल को नहीं लाती है तो क्या पेट्रोल से वैट घटाएगी, या फिर गहलोत सरकार की ही तरह वैट घटाने से बिल्कुल सत्ता में आने के बाद मना कर दी, जो आज कह रही है कि पेट्रोल डीजल यहाँ पर काफ़ी महंगा है? सर, क्या आप सत्ता में जो वापसी का दम रख रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है, तो क्या सत्ता में वापसी आने के बाद पेट्रोल डीजल जीएसटी में लाने का आप वकालत करेंगे या पेट्रोल डीजल पे पूरी तरह से वैट हटाएंगे? देखिए, ये सब प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर और महंगाई और जीएसटी, इन सब मुद्दों को लेकर हमारा केंद्रीय नेतृत्व भली भांति ये जानता है कि, और इन मुद्दों को लेकर कई बार चिंता भी व्यक्त की गई है। आम जन को राहत कैसे मिले, और इस विषय पर भी गहन चिंतन कराकर जो भी फैसला करेंगे, और आम जन को राहत कैसे मिले, महंगाई से किस प्रकार से उनको वो राहत मिल सके, तो ये जो बैठ के नीति बनाएंगे, क्योंकि जीएसटी और ये जितने भी हैं ये केंद्र। सर, अभी थोड़ी देर के लिए हम जीएसटी को छोड़ देते हैं, ये केंद्र का मुद्दा है, लेकिन राज्य का जो मुद्दा है, आप सत्ता में आने की वापसी कर रहे हैं और सर ने भी कहा कि पेट्रोल डीजल सबसे महंगा है। दूसरा बॉर्डर पे जाते हैं हरियाणा में, काफ़ी 15 रुपये सस्ता मिलता है। हम यूपी से रहने वाले हैं तो 96 रुपये कुछ पैसा वहाँ पे पेट्रोल है। लेकिन राजस्थान में अभी हमने और जगह रिपोर्टिंग भी की, तो वहाँ पे भी ये काफ़ी मुद्दा था कि महंगाई का कुछ कारण पेट्रोल डीजल पे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पेट्रोल डीजल पे ही निर्भर करता है। तो 110 रुपया पेट्रोल है, तो कम से कम राज्य का स्थिति तो आप बता सकते हैं कि सत्ता में वापसी करते हैं तो वैट घटाएंगे, क्योंकि वैट तो आपके हाथ में है, केंद्र के हाथ में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वैट के द्वारा ही यह जनता को राहत दी जा सकती है। और इस निर्णय को जो भी जब सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी होगी तो निश्चित रूप से मंथन कराकर, क्योंकि चुनाव के घोषणा पत्र के अंदर भी कुछ ऐसे बिंदु होंगे जिनमें मांग होगी। अभी हमारे संकल्प यात्रा निकल रही है, संकल्प यात्रा के अंदर भी जिस प्रकार के सुझाव आएंगे हमारे उस मैनिफेस्टो में तय कराकर, और उस पर बिल्कुल विचार कराकर फिर घोषणा पत्र जारी होगा। और घोषणा पत्र में भी ये मैं सोचता हूँ अहम मुद्दा होगा, और मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। सर, वो तो और इसमें राहत देने का 101% मैं आपको, आज मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ कि जब ये मांग सारे देश के अंदर उठ रही है, राजस्थान के अंदर उठ रही है, तो आम जन को किस प्रकार से राहत मिले, महंगाई से राहत मिले, तो एक बहुत बड़ा जो वैट का मुद्दा है, वैट के मुद्दे में भी हमारे राजस्थान का शीर्षस्थ नेतृत्व है संगठन का, वो विचार करेगा और जनता को राहत देगा। मैं आपको आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ उस बात की। चलिए सर, भविष्यवाणी आपकी कामयाब हो। उम्मीद करते हैं रिजल्ट आने के बाद अगर आपकी सरकार सत्ता में आती है तो एक बार फिर मुलाकात होगी और पूछेंगे कि यहाँ आपका निर्णय ये कहाँ गया, अगर नहीं इस पर आप काम करते हैं तो। सर, मैनिफेस्टो की बात अभी ने किया, चुनाव करीब आ गया है, इलेक्शन का बिगुल बजने वाला है, ऐसे में मैनिफेस्टो में कुछ ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे जनता आपको वोट दे? मैनिफेस्टो कब तक जारी हो रहा है? मैनिफेस्टो में वो सभी जन कल्याण की जो योजनाएं हैं, पूर्व में हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जिस प्रकार की योजनाएं बनाई हैं, व्यक्ति जब पैदा होता है और अंतिम क्षण तक ऐसा कोई कल्याणकारी योजना नहीं है कि उस व्यक्ति के जीवन में ना हो। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं चलाई है, पूरे मानव कल्याण के लिए जो मानव कल्याणकारी योजनाएं बनाई है, उसी के अनुरूप 180 योजनाएं केंद्रकृत योजनाएं है जो मानव का कल्याण हो सकता है। आगे भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, पक्की बात है, किसी प्रकार का संदेह नहीं है। हम भारी बहुमत से जीतेंगे और जनता तैयार बैठी हुई है। आज आप देखते हैं कि तुष्टीकरण की नीति के अनुसार ये लोग किस प्रकार अपने दिमाग का दिवालियापन कर दिया कि हम सनातन धर्म, सनातन को खत्म कर देंगे। अरे क्या सनातन को खत्म करेंगे? कहीं हुण आए, कहीं मुगल आए, कई ऐसे आतताई आए, पर सनातन संस्कृति को कोई मिटा नहीं पाया। जो मिटाने वाला था वो मिट गया। वाकई सर, सनातन पे जो आजकल बहस चल रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, हर जगह सनातन खत्म करने की बात चल रही है, लेकिन कोई खत्म नहीं कर पाया था, शायद ना खत्म कर भी नहीं पाएगा। लेकिन सर,
आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं, आप एक निचले स्तर तक के कार्यकर्ता को जानते हैं, बूथ बूथ आप लोग जानते हैं, तो यही मेरा आखिरी सवाल है कि आप राजस्थान में अगर बीजेपी की सत्ता बनती है तो सीएम फेस आप अपने तरफ से किसे देखना चाहते हैं, ये मेरा आखिरी सवाल है। और इस पर मैं आप लोगों का विचार जानना चाहता हूं, क्योंकि आप बूथ बूथ जानते हैं, जिला देखते हैं, गांव जानते हैं, तो एक निचले तबके के कार्यकर्ता का क्या है मन में कि उस सीएम पद पर क्या वसुंधरा को फिर से देखना चाहता है या किसी और को इस बार देखना चाहता है? सर, इस पे जवाब जरूर चाहूँगा। देखिए, मैं पहले से मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूँ, कार्यकर्ताओं के बीच में कई बात भी होती है, मंथन भी होता है, विचार भी करते हैं, लेकिन जिन 2 सभाओं के बाद में मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, प्रत्येक बूथ से कार्यकर्ता के साथ मेरा विचार विमर्श होता है, संवाद होता है। उन संवाद में भी उनके दिमाग में बैठ गया, नहीं ठीक है, हमारे मन के अंदर इफ बट था, लेकिन अब क्योंकि दोनों सभाओं के अंदर ये स्पष्ट कर चुके हैं, इसलिए सीएम के फेस पर किसी प्रकार का कोई संशय। फेस नहीं पूछ रहा हूँ मैं, फेस चलिए आप मोदी जी पे और कमल पे लड़ रहे हैं, लेकिन जीतने के बाद मोदी जी तो आपके राज्य में सरकार चलाने आएंगे नहीं, वो तो केंद्र में बैठे हैं, तो राज्य की भागडोर किसके हाथ में आप दे रहे हैं? आपके मन में कौन है? शेखावत जी, वसुंधरा जी, सीपी जोशी जी, पुनिया जी, राजेंद्र राठौर, ऐसे कई नाम चर्चे में हैं, कुछ तो पर्दा उठाइए। देखिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, अब कौन, सर अपने मन की बात बता दीजिए। अब कौन, प्रधानमंत्री जी मन की बात हमेशा करते हैं, आप अपने मन की बात बता दीजिए कि कौन चेहरा है? जो केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा वो हमारा चेहरा है। यानी ये पूरा ठिकड़ा आप केंद्रीय नेतृत्व पे ठोक रहे हैं सर, खुले में नहीं रह रहे हैं। चलिए ठीक है, ऐसे ही राजस्थान में हम हर विधानसभा का आपके पास मुद्दा लेकर के आएंगे, जनता का मुद्दा लेके आएंगे, और क्या महंगाई हो चाहे कोई भी मुद्दा हो, हम इस समय उदयपुर विधानसभा से हैं और उदयपुर विधानसभा में आने वाली 8 सीटों का जिक्र करेंगे और जनता का मिजाज जानेंगे। हमारे साथ इस समय बीजेपी कार्यालय में मौजूद थे यहाँ के अधिकारी लोग। इसके बाद से हम आगे का रिपोर्ट आपके साथ जरूर देखेंगे और हमारे साथ आप बने रहें और देखते रहें इन खबर इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।